क्या बच्चा लोग, वेलकम बैक टू टैलेंट एकेडमी। और आज का जो ये लेक्चर है वो बेसिकली बात करेगा वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स बच्चा ऐसा टॉपिक है जो केवल ही 11th नहीं बल्कि 12th में भी पूरा उसका इस्तेमाल होगा। हर एक चैप्टर फिजिक्स का वेक्टर से डील करेगा। वेक्टर ऑफ एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो, जितने भी वेक्टर्स के नियम हैं, कैसे ट्रायंगल लॉ इस्तेमाल करेंगे, कैसे पैरेलल शिफ्टिंग होगा, वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, कैसे वेक्टर्स को रिजॉल्व किया जाएगा, ये सारी चीजें सीखेंगे इस लेक्चर में हम लोग। वेक्टर होता क्या है? तो वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, सुनिएगा ध्यान से, जिसके पास वेक्टर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। अब बात यहां पर यह आता है बच्चा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास आप मेजर कर सको, ऐसा क्वांटिटी से आप मेजर कर सको। जैसे कि ये पेन है, ये मार्कर का लेंथ होगा, ये फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज उसको नाप सकते हैं हम लोग। हमारे पास मेरा मास है, मास को क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम बात करें टाइम, अभी टाइम बज रही है, मान लेते 12 बज रहा है अभी, तो ये 12 को नाप सकते हैं हम लोग। जो भी चीज को आप मेजर करोगे दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। और हर क्वांटिटी फिजिकल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल फीलिंग, सैडनेस, हैप्पी, ये चीजें ऐसी जिसे आप मेजर नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो कि हम 2 kg सैड है, नहीं। यहां आप इसको कंपेयर कर सकते हो, बहुत सैड है, कम सैड, लिटिल, मच, टू मच, है ना। तो ये चीजें हो गई नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो। अब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कितना और डायरेक्शन का मतलब होता है किधर। समझेंगे बात को। मैग्नीट्यूड का मतलब कितना, डायरेक्शन मतलब किधर। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर मेरे पास एक कार है और ये कार की जो रफ्तार है वो दिया 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर इस कार के बारे में बस ये बताया जा रहा है कि कार 10 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है। कहीं पर यह नहीं बोला गया है कि कार की रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड किधर है। लेकिन अगर हम ये बोल दे तो ये हो गया आपका स्केलर, क्योंकि इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर हम ये बोल दे यही कार की रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड है अलोंग ईस्ट, अब ईस्ट में ये जा रहा है भाई साहब, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी आ गया, इसके पास डायरेक्शन भी आ गया। तो हम क्या समझे कि वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। अब मैग्नीट्यूड मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, कितना, कितना को बोलेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड। वहीं पर डायरेक्शन को बोलेंगे किधर, किस तरफ वो जा रहा है, उसको बोल देंगे हम लोग डायरेक्शन, दिशा। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और दिशा भी है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी को बोलेंगे वेक्टर्स। जैसे कि आपका एक्सेलरेशन वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। फोर्स, देन इंपल्स, इंपल्स के बाद मोमेंटम, देन आपका हो जाएगा टॉर्क, ये बहुत सारे क्वांटिटीज हैं जिस एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, फिर आपका मैग्नेटिक फोर्स, कोई भी फोर्स, ये सारे ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर। अब ध्यान सुनिएगा। तो ये तो हम समझ गए कि वेक्टर होता क्या है ना। वेक्टर क्या होता है यह हमें मालूम चल गया। तो अब हमें जानना है कि वेक्टर के कंपोनेंट्स को दिशा कैसे देंगे। तो समझिए बात को ध्यान से एकदम। ये तो समझ में आ गया सर कि वेक्टर के पास आपने बोला कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चा, 5, 6, 10 ये कोई भी नंबर हो जाएगा ना, एनी नंबर।
अब मेन मुद्दा कुछ भी, कोई भी आपका होल नंबर हो सकता है, कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, कुछ भी 0.25, 2.3, 8.2, 8/3, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। बट कुछ भी होगा क्या, वो नंबर होगा। लेकिन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि यहां हम वेक्टर के दिशा को बताएंगे। वेक्टर के दिशा मतलब वेक्टर के डायरेक्शन को बताना है। तो अगर वेक्टर के डायरेक्शन को बताना है तो उसके लिए हम एक स्पेशल वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। समझिएगा। अब ये क्या बोला है सर, एक वेक्टर को बताने के लिए एक और वेक्टर। सुनो ध्यान से, यूनिट वेक्टर होता है छोटी बहन। छोटी बहन समझाते हैं आपको। मान लो आपकी छोटी बहन है ना, और अगर आप छोटी बहन को लेकर के कोई फंक्शन जाते हो, तो कोई भी फंक्शन में जब जाओगे तो क्या होगा, छोटी बहन आपके पीछे पीछे जाएगी। आप इस फूड काउंटर पे जाओगे तो आपकी बहन इस फूड काउंटर पे आ जाएगी। आप आइसक्रीम के पास जाओगे तो वहां आ जाएगी। आप चाउमीन खाने जाओगे वहां आ जाएगी। तो आपका जो डायरेक्शन है वो छोटी बहन बता रही सबको। अगर आपकी मम्मा को आपको खोजना हो तो आपको आवाज देगी, और क्या होगा उससे, छोटी बहन हाथ उठाएगी कि भैया यहां पर है। तो ये क्या हो गया, हमें अगर आपका डायरेक्शन पता करना हो तो हम आपकी छोटी बहन का डायरेक्शन देखेंगे। वो मुझे, अब उसका, सुनिए ध्यान से, उसका खुद का कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ आपके पीछे पीछे जा रही है। तो वही काम यहां पर यूनिट वेक्टर भी करता है। इसका खुद का कोई वैल्यू नहीं है, ये केवल वेक्टर को दिशा देता है। मतलब यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं बच्चा, एक ऐसा वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है जो वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा, वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा। यह हो गया आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो बताएगा कि मेरा वेक्टर किस दिशा में है। अब व्हाट इज यूनिट वेक्टर अगर डिफाइन करना हो तो पहला चीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। हमारा जो वेक्टर है बच्चा, उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है, ये उसके बारे में बात होगी, है ना। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है सर, ये तो समझा दिए अच्छे से, अब बताइए लिखेंगे कैसे। तो लिखने के लिए फिर से बोल रहे हैं, यूनिट वेक्टर छोटी बहन के जैसा है जो आपका डायरेक्शन बताएगा। अगर किसी को पता करना हो फंक्शन में कि आप कहां पर हैं तो क्या करेगा, छोटी बहन को आवाज देगा या उसको देखेगा, वो दिख जाएगी, मतलब कि आप भी वहीं पर हो। तो यूनिट वेक्टर इट इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इज 1 एंड जिसका डायरेक्शन जो है इज अलोंग द गिवन वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका खुद का मैग्नीट्यूड 1 हो और उसकी दिशा मेरा वेक्टर के दिशा में हो। याद रखोगे, तो यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ ओनली टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर केवल और केवल वेक्टर की दिशा बताता है। इसका मैग्नीट्यूड, इट हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो बताता है कि मेरा गिवन वेक्टर की दिशा किधर है। क्लियर है। इसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना होगा, केवल 1 ही होगा, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ न बच्चा वेक्टर की दिशा को बताएगा और इसको कोई चीज से मतलब नहीं है। क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले जाइएगा। आप देख बालक समझेंगे चीजों को। तो हमने सीखा वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट अब देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा, वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब सीखेंगे उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ध्यान दियो अच्छे से।
तो थोड़ी चर्चाएं होंगी फिर से यूनिट वेक्टर के बारे में। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मेरा 1 है एंड जिसका डायरेक्शन जो है यह है आपका अलोंग द गिवन वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन वेक्टर के अलोंग है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। अब देखो बच्चा अच्छे से, अब सीखेंगे हम। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग? रिप्रेजेंटेड बाय कैप। जैसे कैप, छोटी बहन क्या होती है? आपको पहनाती है टोपी, ये काम कर दो भैया तो ये मिल जाएगा, है ना। और जब आप उसका काम नहीं करते हो तो आपको ब्लैकमेल करती है और अपना काम निकलवाने के लिए आपसे तरह तरह के काम करवाती है, मतलब कि वो आपको टोपी पहनाती है। सेम यहां पर भी होगा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए यूनिट वेक्टर और इसको बताते हैं टोपी से। तो अगर मान लो, और हम जानते हैं कि वेक्टर के ऊपर क्या होता है अच्छा, अगर ए वेक्टर क्वांटिटी, अगर ए वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर एरो होगा। एक चीज जिंदगी भर याद रखें ज्ञान की बात में, यह चीज याद रखना है आपको बच्चा कि ए के ऊपर एरो इधर कभी पॉसिबल ये नहीं हो सकता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एरो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा। अब वेक्टर के पास क्या हो गया? आपके पास दो चीजें हो गई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास दो चीजें होंगी, एक होंगी इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कौन बताता है जी? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या होता है? टोपी पहनता है। तो ए वेक्टर को अगर लिखना हो तो ए इंटू ए कैप लिखेंगे, जहां पर ये सिंपल ए जो है वो मैग्नीट्यूड बताएगा और ए कैप जो है ये आपका एक यूनिट वेक्टर है जो ए की दिशा को बता रहा है। एकदम क्लियर है? ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन और जो ए कैप है ये एक यूनिट वेक्टर है जो गिवन वेक्टर की दिशा को बता रहा है। एकदम आसान है, कोई डाउट वाली बात तो नहीं है इसमें। जी हाँ, अब समझिए चीज को। तो अभी मैग्नीट्यूड को बताने के लिए बच्चा दो चीजें होती हैं, या तो सिंपल साधारण सा ए लिख दो या फिर मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर ए लिख दो। क्योंकि मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू हो बच्चा वो बाहर क्या होता है? पॉजिटिव। -5 भी मॉड के अंदर रहेगा ना। अगर मॉड के अंदर -5 रहे तो भी 5 और 5 रहे तो भी 5। तो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को ए से करेंगे, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे जो कि हो जाएगा आपका ए कैप और ए वेक्टर इक्वल्स टू ए इंटू ए कैप होगा, या फिर बच्चा ए वेक्टर इक्वल्स टू मॉड के अंदर ए इंटू ए कैप। आप दोनों में से कोई भी चीज को लिख सकते हैं। क्लियर है? अभी और क्वेश्चंस होंगे तो और डाउट आपका क्लियर होगा। बहुत ही आसान टॉपिक है लेकिन आपको समझते चलना है, तभी आपको यह आसान भी लगेगा। ध्यान दीजिएगा। अब समझाते हैं आपको बात को। हमारे पास ये चीजें भी हो गई। अब अगर वेक्टर एक्स एक्सिस में है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से। सुनिएगा ध्यान से, अगर वेक्टर -x एक्सिस में है तो उसके लिए स्पेशल देखो, आई कैप क्या है ना, ये कन्वेंशनली इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, वेक्टर की दिशा को बताने के लिए हम लोग एक यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आई कैप जहां कहीं भी देखो इसका मतलब है सर ये वेक्टर पक्का है कि x में जा रहा होगा, तो -x के लिए -y आई कैप, y एक्सिस के लिए बच्चा हो जाएगा j कैप, और ये y एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस के लिए हो जाएगा बच्चा -j कैप, z एक्सिस के लिए हो जाएगा बच्चा k कैप, और -z एक्सिस के लिए हो जाएगा -k कैप।
ये वेक्टर्स के नोटेशन है, ठीक है, एकदम आसान है, समझाते बात को। एक ज्ञान की बात फिर से आएगा, सुनिएगा। ज्ञान की बात में यह है ना कि अगर को मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो यह हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मैग्नीट्यूड का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव होगा, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर आपको बोले 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कीजिए, मस्त आप ऐसे 5 सेंटीमीटर खींच दोगे। अगर आपको हम बोले कि बच्चा -5 ड्रॉ करो तो आप वही स्केल को उल्टा खींच दोगे। आपका 5 सेंटीमीटर का डेफिनेशन नहीं बदला, मतलब कि -5 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। -5 का मतलब है 5 ही होगा, लेकिन उसकी दिशा विपरीत हो जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर उसकी दिशा प्लस एक्सिस में था तो +5 था, अगर उसकी दिशा माइनस एक्सिस में है तो -5 हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। मान लेते हैं 5 न्यूटन का फोर्स है अलोंग एक्स एक्सिस। अब इतना लिखना के मतलब है, मतलब बोल सकते हैं इसको ऐसे कि फोर्स इक्वल्स टू वेक्टर है 5 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये बहुत बड़ा वैल्यू है, इसको बार बार लिखने से अच्छा है हम सीधा अगर लिख दें मैग्नीट्यूड 5 है और एक्स एक्सिस मतलब आई कैप। अगर हम आई कैप देख रहे हैं तो दिमाग में चीज आना चाहिए कि सर आई कैप मतलब प्लस एक्स एक्सिस, बात खत्म। अगर क्वेश्चन बोले 5 न्यूटन का फोर्स है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसका साफ मतलब है एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, 5 माइनस आई कैप, या फिर हम बोल सकते हैं इसको -5 आई कैप। माइनस जहां कहीं भी आपको फिजिक्स में माइनस दिखे तो आंख बंद करके समझना कि वो डायरेक्शन है, आंख बंद है वो डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। कोई दिक्कत? चलिए और क्वेश्चंस करते हैं, लो स्क्रीनशॉट। नाउ बात को समझते चलिएगा। हम वेक्टर्स को टोटल 3 लेक्चर्स में बांटेंगे और तीनों लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, पार्ट बाय पार्ट। अब अगर मान लो हमारे पास दिया है 6 जे कैप, -7 जे कैप, 8 के कैप, -9 के कैप, 8 माइनस के कैप, 7 आई कैप। चलिए सबका मतलब लिखते हैं। अगर 6x जे कैप है तो 6 कुछ भी हो सकता है, जो वैल्यू होगा, फोर्स हो, वेलोसिटी भी हो। अगर 6 मीटर पर सेकेंड है तो वेलोसिटी होगा, 6 न्यूटन है फोर्स होगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। 6 बात समझ आया कि नहीं? कुछ भी चीजें हो, 6 अलोंग वाई एक्सिस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा 7 अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, जे है तो बच्चा। 8 अलोंग क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। अगर ये है तो 9 अलोंग माइनस जेड एक्सिस, ये हो जाएगा 8 अलोंग माइनस जेड एक्सिस, ये हो जाएगा 7 अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब आप ये सीख चुके हो कि अगर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता, मान लेते ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, -x -y, और ये z एक्सिस आउट ऑफ प्लेन और इनटू द प्लेन है, ये है z एक्सिस, ये -z, ये जो है बीच में नहीं है। आपको बताता हूं, ये रहा x y z, मान ले तो एक बार एक्स वाई प्लेन में है z बाहर होगा, एक्स वाई प्लेन में z बाहर होगा। अगर ये दोनों प्लेन में ये बाहर हो जाएगा, अगर ये और ये प्लेन में आ जाए तो ये बाहर हो जाएगा। एक एट अ टाइम ओनली 2 एक्सिस कैन बी देयर इन अ प्लेन, एट अ टाइम ओनली 2 एक्सिस कैन बी देयर इन अ प्लेन, द थर्ड एक्सिस हैज टू बी
आउट और इनटू द प्लेन। इसको भी ज्ञान की बात में अपन लिख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, एट अ टाइम ओनली 2 एक्सेस will be there in the plane, will be there in the plane। एक प्लेन में केवल 2 एक्सिस होंगे। थर्ड एक्सेस हैज टू बी इनटू और आउट ऑफ प्लेन। एक एक्सेस में केवल 2 ही प्लेन होंगे, एक प्लेन में केवल 2 ही एक्सेस होंगे। तीसरा एक्सेस हमेशा प्लेन के बाहर होगा या प्लेन के अंदर होगा। बात समझ में आया कि नहीं? अगर एक्स एक्सिस है तो आई कैप, वाई एक्सिस है तो जे कैप, जेड एक्सिस है तो के कैप, माइनस वाई एक्सिस है माइनस जेड जे कैप, माइनस जेड एक्सिस है माइनस के कैप, और माइनस एक्स एक्सिस है माइनस आई कैप। तो ये तब लिखे जब वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ा किधर, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। बट क्या ये हमेशा होगा? सोचो, कभी भी ये हमेशा नहीं होगा कि वेक्टर आपका ऑलरेडी एक्स एक्सिस वाई जेड एक्सिस में हो। कभी कभी ऐसा भी होगा कि वेक्टर एक्सिस में नहीं है। तो उस समय क्या करेंगे? उस समय वेक्टर को तोड़ के पकड़ के एक्सिस में लेकर के आएंगे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये भी करेंगे इस लेक्चर में। आइए, तो वेक्टर सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे वेक्टर का रिजोल्यूशन। कैसे वेक्टर को रिजोल्व करते हैं, ध्यान दोगे तो रिजोल्यूशन में, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो अगर वेक्टर एक्सिस में था, अगर वेक्टर एक्सिस में था, एक्सिस मतलब x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड और माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यू। बट अगर वेक्टर एक्सिस में नहीं था या है, तो उस केस में वेक्टर को एक्सिस में लेकर आना है, एक्सिस में लेकर आना है। अगर वेक्टर एक्सिस में था तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर वेक्टर एक्सिस में नहीं है तो उस वेक्टर को एक्सिस में लेकर आना है, और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज डिफाइंड एज रिजॉल्विंग और ब्रेकिंग द वेक्टर अलोंग द एक्सिसेस। सो रिजोल्यूशन का मतलब क्या होगा? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसका मतलब है ब्रेकिंग, तोड़ना, रिजॉल्व मतलब तोड़ना, ब्रेकिंग द वेक्टर, वेक्टर को तोड़ेंगे इनटू कंपोनेंट्स, टुकड़ों में, वेक्टर को तोड़ेंगे इनटू कंपोनेंट्स, टुकड़ों में, अलोंग द एक्स और वाई एक्सिस। तो एक्सिस के अलोंग वेक्टर को तोड़ने की प्रक्रिया को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ये तभी काम करेगा जब वेक्टर मेरा एक्सिस में ना हो। अगर वेक्टर एक्सिस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर अगर एक्सिस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आई कैप जे कैप के कैप से काम चल जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो अब समझाते हैं आपको। मान लो बच्चा, मानना कहते हैं एक्स एक्सिस होता है, ये वाई है, और ए वेक्टर जो है बालक वो अलोंग दिस में है, मतलब कि वो एक्स और वाई के बीच में है। ये एक्स है और ये क्या है, वाई है और बीच में है। ये एक्स है, ये वाई है और ये बीच में है। तो उस केस में मान ले थीटा बना रहा है, मान लो ये थीटा बना रहा है, तो समझते हैं, तो थोड़ा सा चलते ज्ञान की बात की तरफ। ज्ञान की बात इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिएगा ध्यान से। अगर मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये है आपका 90 डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये थीटा है बालक, तो थीटा के अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर। अरे होगा जी, हाँ सर। और परपेंडिकुलर के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूस।
ये हो जाएगा बेस। इज दैट क्लियर? थीटा के अपोजिट, थीटा पे खड़ा हो जाओ, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। पहुंचे, खड़ा हो जाओ, ये क्या है? हाइपोटेन्यूस है। तो थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर के अपोजिट हाइपोटेन्यूस, बराबर। अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। और कॉस कितना होता है बच्चा? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। सब जानते हो, पंडित बद्री प्रसाद पढ़े हो ना? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टैन थीटा। तो साइन ये हो गया, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? h साइन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बेस कितना हो जाएगा? h कॉस थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू p बाय h, तो p इक्वल्स टू h टाइम्स साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल्स टू b बाय h एंड b इक्वल्स टू h कॉस थीटा। अब ध्यान दो, तो ये थीटा था, ये परपेंडिकुलर था, इसको बोल सकते हैं h साइन थीटा, इसको बोल सकते हैं हम लोग h cos थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर भी अगर इसको रिजॉल्व करें तो ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये a है तो ये हो जाएगा a cos थीटा, ये हो जाएगा a sin थीटा। होगा बच्चा? क्योंकि इसके अपोजिट है बच्चा, तो ये परपेंडिकुलर फैक्टर था। परपेंडिकुलर फैक्टर क्या होता है मेरा? उल्टा लिख दिए, ठीक है। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर h साइन थीटा, मतलब a साइन, सॉरी a साइन थीटा, ये जाएगा a cos थीटा। तो परपेंडिकुलर फैक्टर हो गया मेरा साइन थीटा और बेस फैक्टर हो गया cos थीटा। एकदम आसान है। जितना वैल्यू ये परपेंडिकुलर है दोनों ना, उतना ही वैल्यू ये भी। तो ये हो गया मेरा a साइन। तो अगर वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है तो जो साथ वाला होता है वो cos और जो दूर वाला होता है वो साइन थीटा हो जाएगा। याद रहेगा, साथ मतलब होता है क्लोज और क्लोज मतलब होता है कॉस। तो ये हो जाएगा साथ वाला कॉस, दूर वाला साइन। याद रहेगा। तो वेक्टर अगर एक्सिस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वेक्टर अगर एक्सिस में नहीं है तो वेक्टर को हम लोग खींच करके एक्सिस में लेकर के आएंगे और इस प्रक्रिया को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अभी और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही मजेदार टॉपिक है बच्चा, टेंशन वाली बात नहीं है, बस समझते जाओगे और लिखते भी जाओगे, ठीक है? ध्यान दीजिए। अब समझो बालक, तो अगर मेरे पास ये थीटा है तो सर अब तो गेम हो जाएगा। देखो ये थीटा है, सुनोगे, इसका ड्रॉ करते हैं, ध्यान देना भाई। अगर ये थीटा है बच्चा तो ये क्या हो जाएगा? इसका थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, ये तो 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो P क्या हो जाएगा मेरा? H साइन थीटा। जस्ट लिखे अभी, P कितना होता है? H साइन थीटा, और B कितना होता है? H cos थीटा। तो अगर ये H साइन थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? H साइन थीटा। तो A है तो ये हो जाएगा A साइन थीटा, ये हो जाएगा A cos थीटा। हम लोगों ने प्रूव भी कर दिया, क्योंकि यहां पर जो A है वही तो मेरा H भी तो है। तो अगर कोई वेक्टर साथ में है, अगर कोई वेक्टर मेरा थीटा ये है तो ये हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा ए है ना, ए साइन थीटा। वहीं पर अगर वेक्टर मेरा ऐसे है, ये थीटा है, तो साथ वाला हो जाएगा cos और दूर वाला हो जाएगा साइन। जो वेक्टर साथ में होता है उसको cos लेते हैं, साथ मतलब होता है क्लोज, क्लोज मतलब होता है कॉस, और दूर मतलब हो जाएगा मेरा साइन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिए चीजों, पक्का? चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। क्वेश्चंस कैसे होंगे देखो, मान लो इसका नेट निकालने बोल रहा है, ये जा रहा है इधर, 10 न्यूटन का फोर्स है और ये है मान लो 30 डिग्री, ठीक है? अब इसको और एक और दे दिया है इधर, ये दे दिया मान लेते, ये दे दिया मान लो थीटा 30 है और यहाँ पे थीटा मान लो 60 दे दिया है, ये मान लेते 20 न्यूटन का फोर्स है। अब यहाँ पे दो वेक्टर दिया है, आपको बोल रहा है सबको तोड़ के रिजॉल्व करके एक नेट वेक्टर निकालिए एक्सिस में। तो देखो बच्चा ध्यान से,
अगर इधर 10 न्यूटन था और साथ में ये था, ये तो हट जाएगा अब। तो अब इसको हटा के इसको तोड़ रहे हैं, तो यहां क्या आएगा 10 cos 30, क्योंकि साथ वाला क्या होता है cos, क्या आ गया 10 cos 30। अब इसको तोड़ेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 10 sin 30, दूर वाला इसको तोड़ रहे बच्चा 20 है ना, साथ में कितना हो जाएगा 20 cos 60 और दूर में कितना हो जाएगा 20 sin 60। इज दैट क्लियर? साथ में था तो cos थीटा, दूर में हुआ तो sin थीटा। क्लियर है? तो साथ में था तो cos 30, दूर गया तो sin 30, साथ में था cos 60, दूर गया sin 60। तो अब इधर क्या था वेक्टर मेरा 10 cos 30, यहां पे 20 cos 60, ऊपर में 10 sin 30 और इधर 20 sin 60। कितना हो जाइए 20 cos 60 मतलब 1/2, 10 इस तरफ जा रहा है, 10 कितना होता है √3/2 मतलब 5√3। ऊपर कितना जाएगा बच्चा sin 30 होता है मेरा 1/2, ये हो जाएगा 5, और ये sin 60 होता है √3/2, हो जाएगा 10√3। अब देखो एक चीज और याद करना, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। जब वेक्टर अगर मान लो इधर 10 न्यूटन फोर्स लगा और इधर ही 10 और लगा, तो नेट कितना गया 10 + 10 20। पर अगर 10 यहां लग रहा है और 5 यहां लग रहा है, तो क्या करेंगे हम 10 - 5 करेंगे, 5 हो जाएगा नेट इस तरफ। जब वेक्टर सेम दिशा में हो तो उसको ऐड करते हैं। ज्ञान की बात समझिएगा। वेक्टर्स को जब हम लोग ऐड करते हैं, कब ऐड करते हैं जब सेम डायरेक्शन में होगा, और वेक्टर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे वेक्टर्स, तो उसको क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। वेक्टर्स कैन बी एडेड व्हेन इट इज सेम डायरेक्शन, सिमिलरली वेक्टर्स इज सब्ट्रैक्टेड व्हेन अपोजिट डायरेक्शन। √3 कितना होता है 5 कितना आ जाएगा 5 × 1.7 कितना आ जाएगा 8.5, ये कितना आ जाएगा 10 × 1.7 मतलब 70। अब ध्यान दीजिए ऊपर के तरफ दो वेक्टर्स है भाई, 5 + 17, दोनों सेम दिशा में जोड़ दिए। इस तरफ एक आया है 10, इस तरफ 8.5। 10 और 8.5 बड़ा कौन है 10, इस तरफ बड़ा है, तो नेट कितना होगा 10 - 8.5। अरे हो जाएगा बच्चा, या कितना हो जाएगा 10 - 8.5 मतलब -1.5। ऊपर कितना है 17 + 5 22। तो जो नेट वेक्टर क्या आएगा बच्चा, नेट वेक्टर आएगा इस तरफ 1.5, उस तरफ 22। तो अगर ए वेक्टर माने तो उसके पास दो वैल्यूज आ गई ना, आई कैप में क्या है माइनस है, तो -1.5 आई कैप प्लस 22 जे कैप। बात समझ में आया कि नहीं? माइनस कितना गया 1.5 आई कैप -1.5 आई कैप। माइनस क्यों लिखे हैं बच्चा, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है और पॉजिटिव वाई में है, तो जे कैप। तो ये हो गया इसका नेट वेक्टर। कितना आसान था, क्लियर है? वेक्टर को बस तोड़ते गए और आंसर आते गया। कोई ऐसा इंसान जो हैंग कर रहा है प्लीज मेंशन करोगे, क्लियर है ना? तो ये जो वेक्टर लिखते हैं, एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका भी। सिंपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये वेक्टर जा रहा है इधर 10 न्यूटन, इधर जा रहा है मेरा इससे 30 डिग्री पे जा रहा है 20 न्यूटन। चलिए इसको तोड़ना है। तो हम क्या करेंगे बच्चा, ये तो और देखो 10 न्यूटन तो बेचारा ऑलरेडी टूटा हुआ है, उसको क्या ही तोड़ेंगे। जब वेक्टर एक्सिस में है तो कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब वेक्टर एक्सिस में नहीं है तो हम उसको एक्सिस में लेकर आएंगे। तो ये तो है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं है तो साथ वाला क्या हो जाएगा sin 20 sin 30 और ये हो जाएगा 20 cos 30। तो अब इधर गया मेरा 20 cos 30 कितना होता है √3/2, ऊपर 10 है और ऊपर 20 sin 30 1/2, तो कट जाएगा ये, ऊपर 10 और 10 20 और इधर हो जाएगा 10√3।
इसका मतलब है 10 इंटू 1.7 मतलब 17। तो वेक्टर जो आएगा ऊपर की तरफ 20 और इधर प्लस में 17 आई कैप प्लस 20 जे कैप। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कितना आसान टॉपिक है। चलिए अब बात करेंगे नया टॉपिक भी कर लेते हैं। ये तो और आसान है, ये पोजीशन वेक्टर। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर बहुत आसान टॉपिक है। पोजीशन वेक्टर में कोई भी वेक्टर का पोजीशन बताते हैं। इट टेल्स अबाउट द पोजीशन, इट टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ अ वेक्टर इन एनी या इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। वेक्टर्स के पोजीशन को बताया जाएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे समझो बच्चा, मान लो यहां पर कोई वेक्टर था 2 3 4 होता है ना, ऐसे याद है, सीखे थे आप लोग कि सर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो अगर ये वेक्टर है बालक तो इसका पोजीशन क्या होगा सर? एक्स एक्सिस का आई कैप, वाई एक्सिस का जे कैप, जेड एक्सिस का के कैप। मतलब कि आप तो सच बोल दिए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। डिंग डिंग डिंग, खत्म। अगर कोई वेक्टर मान लो बच्चा यहां पर -2,3 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू हो जाएगा -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अगर मान लो बच्चा यहां पर वेक्टर दिया है -3, बस छोड़ दिया ये, तो -3 दे दिया तो ये हो जाएगा केवल और केवल -3 है ना, तो ये इधर लिख देते हैं -3, तो ये हो जाएगा -3 आई कैप। अगर कोई वेक्टर लिख दिया जाए यहां पर 0, I6, -2, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर में आ जाएगा 6 जे कैप -2 के कैप, क्योंकि आई कैप क्या है? 0 है। बस एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट कर दो, आई कैप लगा दो। कोई भी वेक्टर है, मान ले यहां पर अगर आपका वेक्टर ऐसे आ रहा है, मान लीजिए आपका वेक्टर आ रहा है ऐसे, ध्यान दीजिएगा, इधर जा रहा है आपका 20, यहां आ रहा है आपका 10, तो भाई साहब ये दोनों नेगेटिव एक्सिस में है। याद है, प्लस एक्सिस के लिए आई कैप, माइनस के लिए माइनस आई कैप, प्लस वाई के लिए जे कैप, माइनस वाई के लिए माइनस जे कैप, जेड के लिए के कैप और माइनस जेड के लिए माइनस के कैप। तो ये मेरा कौन सा एक्सिस है मेरे बच्चे? तो माइनस एक्स एक्सिस है, माइनस वाई एक्सिस है। तो जो ए वेक्टर आएगा वो -20 आई कैप -10 जे कैप आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया वेक्टर का पोजीशन निकालना। तो हम लोगों ने ये भी सीख लिया।